रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग अब विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति ब्रसल्स में हैं। नेटो, G7 और यूरोपीय संघ ने आपातकालीन बैठकों के जरिए रूस के फाइनल इलाज पर मंथन किया है। अब तक पश्चिमी देशों की तरफ से रूस के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लगाकर दबाव बनाने की रणनीति रही है, लेकिन आगे यह युद्ध एक खतरनाक मोड़ भी ले सकता है। सैन्य अभियान अगर दोनों तरफ से शुरू हो गए तो दुनिया विनाश की खाई में चली जाएगी। इस समय पुतिन के खिलाफ हर तरफ से मोर्चाबंदी हो रही है। नए और पहले से कड़े सैंक्शंस लगाकर रूस को रोकना एक विकल्प है, लेकिन अगर पुतिन ने कोई और माइंड गेम खेला तो सारी कैलकुलेशन, सारा गणित बदल जाएगा। रूस के हमले के बाद यूक्रेन की हालत देखिए। सोचिए, क्या महीना भर पहले यूक्रेन ऐसा ही दिखता था? जब तक युद्ध की धमकियों का दौर था, तब तक अमेरिका और नेटो देश यूक्रेन के साथ खड़े दिखते थे। लेकिन जब पहला बम गिरा तो वही नेटो और वही अमेरिका दूर से तमाशा देखने लगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति मदद की गुहार लगाते रहे और नेटो, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका जैसे देश बैठकों में चाय कॉफी का मजा लेकर प्रतिबंधों की लड़ाई लड़ते रहे और बर्बाद होते यूक्रेन के शहरों पर जेलेंस्की कई बार टूटे। протикорабельні засоби। यूक्रेन का आसमान रूस की मिसाइलों और बमों से सुरक्षित नहीं है। हमें कोई जहाज या आधुनिक एंटी मिसाइल हथियार नहीं मिले, न हमें टैंक या एंटी शिप हथियार मिले हैं। रूसी सेना अब भी हमारे हजारों लोगों को मार सकती है, हमारे शहरों को तबाह कर सकती है, क्योंकि रूस इस शर्मनाक युद्ध की दशकों से तैयारी कर रहा है। मुझे भरोसा है कि लोग दिखाएंगे कि वो हमारा समर्थन कैसे करते हैं, लेकिन सभी नेताओं को भी आजादी का समर्थन करना चाहिए। उन्हें जीवन बचाने की हमारी लड़ाई का साथ देना चाहिए। हम नाटो, EU और G7 देशों से गंभीर कदमों की उम्मीद कर रहे हैं। अब जब रूस ने यूक्रेन की पश्चिमी सीमा पर बसे शहरों पर हमला शुरू किया तो यूरोपियन देशों की धड़कनें बढ़ गईं। ये तब नहीं बढ़ी थी जब जेलेंस्की ने कहा था कि पश्चिमी सीमा तक रूस की मिसाइलें पहुंच रही हैं। तो वो दिन दूर नहीं जब पश्चिमी देशों पर भी बमबारी होगी। अब रूस की मिसाइलों का यही डर दुनिया के चेहरे पर साफ नजर आ रहा है और इसी वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स पहुंचे हैं। पुतिन पर दबाव बनाने के लिए नेटो के 30 देश, G7 के 7 देश और यूरोपियन यूनियन के 27 देश मिलकर दबाव बनाना चाहते हैं। नेटो का मकसद है रूस की सैन्य घेराबंदी करना, ताकि इन देशों पर हमले की स्थिति में नेटो हमला कर सके। G7 देशों का मकसद है रूस पर आर्थिक प्रतिबंधों को और बढ़ाते हुए दबाव बनाना और यूरोपियन यूनियन इस मामले में रूस पर कूटनीतिक हमले करना चाहता है। यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका, नेटो और यूरोपियन यूनियन की इन बैठकों से रूस चिढ़ गया है। रूस ने पहले ही ये धमकी दी थी कि अगर कोई देश इस युद्ध में यूक्रेन की ओर से आया तो रूस का दुश्मन होगा और अगर ऐसा हुआ तो विश्व युद्ध छिड़ सकता है। तो विश्व युद्ध की स्थिति में रूस के साथ क्यूबा, चाइना, आर्मेनिया, बेलारूस, अजरबैजान, ईरान, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान होंगे। तो यूक्रेन के साथ अमेरिका, ब्रिटेन, बेल्जियम, कनाडा, फ्रांस, इटली, जापान और ऑस्ट्रेलिया होंगे। यानी इस युद्ध में इन दोनों की ओर से जो घमासान होगा उसका असर युद्ध से दूर रहने वाले देशों पर भी पड़ना तय है। हालांकि रूस का मानना है कि यूक्रेन के विषय पर दुनिया का कोई भी देश कुछ न कहे और इसी वजह से वो लगातार परमाणु हमले की धमकी दे रहा है। यूएन में रूस के उप राजदूत दिमित्री पोलियांस्की ने कहा कि अगर नेटो देशों ने उकसाया तो रूस के पास परमाणु हमला करने का अधिकार है। रूस का कहना है कि अगर किसी बाहरी की दखल से रूस के अस्तित्व पर खतरा होगा तो न्यूक्लियर हमलों का इस्तेमाल किया जाएगा। रूस के ये तेवर देखकर नेटो ने संभला हुआ जवाब दिया। Russia must stop its nuclear saber rattling. This is dangerous and it is irresponsible. NATO is there to protect and defend all allies, and we convey a very clear message to Russia that the nuclear war cannot be won and should never be fought.
हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि रूस की परमाणु युद्ध की धमकी गंभीर नहीं है। Уважаемые коллеги, вы видите... प्यारे साथियों, न केवल पश्चिमी देश हमारे देश के खिलाफ आर्थिक लिहाज से दुश्मनी भरा कदम उठा रहे हैं, यानी अवैध पाबंदियां लगा रहे हैं, नाटो देश के नेता भी भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं। इस वजह से मैंने रक्षा मंत्री और सेनाध्यक्ष को रूसी सेना के डिफेंस फोर्स को हाई अलर्ट पर रहने का हुक्म दिया है। रूस के मामले में अभी तक किसी भी देश की भविष्यवाणी सच साबित नहीं हुई है, इसीलिए नेटो ने इसकी भी तैयारियां की। We have a clear understanding of what their capabilities are, and we've studied their doctrine for a long time. Their decision-making on the part of the president, that's another factor. Whether or not they would do something or would not do something. I think the lesson learned here is you can't predict what a dictator might do. You have to respect the capabilities that they have, and you have to be ready to respond. ब्रसेल्स में हुई बैठकों में एक डर जैविक और रासायनिक हथियारों का भी है। जो बाइडेन इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि रूस यूक्रेन पर रासायनिक हमलों का इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि वो पहले भी ऐसा कर चुका है। अमेरिका रूस पर और रूस अमेरिका पर केमिकल और बायोलॉजिकल हथियार रखने का आरोप लगाते रहे। हाल में ही रूस ने अमेरिका पर यूक्रेन समेत कई यूरोपीय देशों में जैविक हथियारों की लैब बनाने का आरोप लगाया था। इस आरोप पर बाइडेन ने जवाब दिया। He's asserting that we, America, have biological as well as chemical weapons in Europe. Simply not true. I guarantee you. They're also suggesting that Ukraine has biological and chemical weapons in Ukraine. That's a clear sign he's considering using both of those. He's already used chemical weapons in the past, and we should be careful what's about to come. He knows there'll be severe consequences because of the united NATO front, but the point is, it's real. यूक्रेन युद्ध रूस के लिए हथियारों की टेस्टिंग का मैदान बन गया है। वो अपने सभी तरह के हथियार यूक्रेन पर इस्तेमाल कर रहा है। इस युद्ध में न सिर्फ सैनिक बल्कि आम लोगों की मौत भी रूस के हथियारों से हो रही है। यही वजह है कि नेटो, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन मिलकर रूस पर कड़े कदम उठाने वाले हैं। कीव से राजेश पवार, पोलैंड से गौरव सामंत, मॉस्को से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो।